हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आयशा मलिक आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चली है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें अब हमारा क्या क्या रह रहा है? उसमें अब हमारा रह रहा है यूनिट 5 जो थी आपकी, मैंने उसमें कहा था कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन हम उसमें पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद वो यूनिट तो हमारी पूरी कंप्लीट है ही, बाकी मैंने एक वन शॉट इसका डाल ही रखा है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वो एक बार वो देख लेना। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन रह रहा था, ये आज हम कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। और उसके बाद फिर हम अपना करेंगे बेसिक कंप्यूटर सिस्टम वाली जो आपकी यूनिट है, उसमें मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे वो हम देखेंगे एक बार। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मेरी बातें क्लियर हुई हूँ। ठीक है, तो आज हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स न्यू देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अब हमारा जो ज्यादा टाइम तो रह नहीं रहा है एग्जाम में, एग्जाम आपके करीब ही है। तो अब हम फटाफट से हमारा जो रह रहा है इन दिनों हम अपना सारा वो कंप्लीट करेंगे। अब आपको डेली कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। इन दिनों आपको ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि देखिए एग्जाम आपके करीब आ रहे हैं। तो एग्जाम जितने ज्यादा करीब आते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है हमारा वो क्या होने लगता है, लो होने लगता है। तो आपको उसे लो नहीं करना बिल्कुल भी, और स्ट्रेस किसी को नहीं लेना है। ठीक है, अच्छे से अपनी मेहनत करनी है, तैयार करना है अपने आप को। ठीक है, ऐसे नहीं सोचना कि हमने कुछ नहीं पढ़ा और हम कैसे करेंगे। कुछ नई बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है, बस आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी है और कुछ नहीं होता। वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, कहीं से अलग से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता। बस आपको अपने जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें आपकी 4 तरीके की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं। पहली होती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड होती है एडिशन रिएक्शन, थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन एंड फोर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब प्रतिस्थापन क्रियाएं। तो ये क्या होती हैं? वे रिएक्शंस, प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दे, रिप्लेस कर दें। ठीक है, जगह एक्सचेंज कर दे एक दूसरे की, तो वो रिएक्शन आपकी कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये किन केसेस में होता है? जैसे हमारे पास ये एक कंपाउंड था, ठीक है, इसमें ये आपका है रिएक्टेंट और ये है आपका अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इन दोनों के परमाणु आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बदल देते हैं। तो ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के एटम या परमाणु और रिएजेंट, जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है, कोई सा भी अटैकिंग रिएजेंट हो सकता है आपका, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल, हमने 3 तरीके के पढ़े हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। तो वो अगर आपके क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, उनके एटम आपस में एक्सचेंज हो जाएं, रिप्लेस हो जाएं, तो वो रिएक्शन आपकी कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसकी थ्योरी थोड़ा सा देखिए, ये मैंने एक चार्ट बना दिया ताकि थोड़ा थोड़ा सा बेसिक आपको ये क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद भी इनमें भी इनके कुछ टाइप्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक बातें समझते हैं। तो वे रिएक्शन जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु या समूह को दूसरे परमाणु या समूह द्वारा बदला जाता है। वे रिएक्शन जिसमें किसी यौगिक के एक परमाणु, किसके, या रिएक्टेंट के जो परमाणु है या समूह को दूसरे परमाणु या समूह द्वारा, मींस जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है उसके परमाणु या समूह क्या हो जाए, बदल जाए, तो उन्हें हम बोल देते हैं एसआर रिएक्शन, मींस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है ए और बी, ये आपस में जुड़े हुए बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पर सी प्लस डी ने, सी और डी ने बॉन्ड बना रखा है। अब हम क्या कर दें, ये हमारे पास था रिएक्टेंट के, ये हमारे पास रिएक्टेंट के क्या थे, परमाणु थे, और ये हमारे पास थे अटैकिंग रिएजेंट, AR शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट। अब क्या हो, ये डी इधर आ जाए और ये बी चला जाए आपका इधर, तो ये क्या होगा, इस तरीके से हमें दिखेगा कि ए अब डी के साथ बॉन्ड बनाए हुए और सी बी के साथ। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको ध्यान आ रहा होगा जब मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, उसमें भी आपको बताया था ना मैंने, ये कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिसमें क्या होता है कि हमें इस तरीके से हम चेंज कर देते हैं एटम्स को। ठीक है, तो वो कौन सी आइसोमेरिज्म कहलाती है? स्ट्रक्चरल या फिर आपकी वो थी ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कौन सी आइसोमेरिज्म ये होती है, ये बताना है सभी को। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड आती है आपकी एडिशन, मींस हिंदी में इसको बोलते हैं योगात्मक क्रियाएं। योगात्मक, कुछ चीजें ऐड हो रही है, और वो कब ऐड होंगी, जब कोई चीज निकलेगी तो तभी तो ऐड होगी ना, तो वो आपकी कहलाती है एडिशन रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मींस एल्कीन या फिर एल्काइन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड सभी को पता होगा क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो क्या होता है,
जब किसी रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन या फिर एल्काइन में जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो टूटकर कोई नया एटम या ग्रुप वहां पर आके क्या हो जाए, आपका जुड़ जाए, ऐड हो जाए, तो वो आपकी कहलाती है एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर ऐसे ही होता है, ये आपका इथीन था, यहाँ पर ये आपका प्लस H2, ये H2 इस पर अटैक कर रहा था, तो अब क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब हम इसमें हाइड्रोजन मिलाएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका। अब क्या होगा, यहाँ पर एक H यहाँ ऐड हो जाएगा और एक H इससे आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बॉन्ड टूटते ही इनकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो अब क्या होगा, ये आपस में आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये आपकी कहलाती है एडिशन रिएक्शन। थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है विलोपन क्रियाएं, विलोप में हट जाना किसी समूह का। अब क्या होगा, विलोपन में जब किसी मॉलिक्यूल से दो एटम या ग्रुप निकाल दिए जाते हैं, जब हम किसी मॉलिक्यूल से दो परमाणु या समूह को क्या कर दें, निकाल दें, अब उस मॉलिक्यूल में अब जो आपका कंपाउंड है, यौगिक है, उसमें क्या हो जाए, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए। मीन्स क्या होगा, देखिए अगर दो एटम निकल रहे हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन के बीच जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसमें दो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अगर आपके तीन एटम या ग्रुप निकल रहे हैं तो क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, जैसे हमारे पास ये था CH3 CH2 Cl, ये आपका क्या था, हेलोजन था। अब हेलोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ निकल जाए बाहर, तो अब एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, यहाँ पर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप है, इसके जस्ट वाली पोजीशन क्या होती है, अल्फा पोजीशन, मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बराबर वाली क्या हो जाती है, बीटा पोजीशन। अब अल्फा बीटा कहां से H निकल रहा है, बीटा पोजीशन से, तो इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें बीटा पोजीशन से क्या निकल रहा है, आपका H निकल रहा है, और यहाँ से ये Cl निकल जाएगा इसका बाहर, तो HCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकला। अब जैसे ही HCl की फॉर्म में बाहर निकला तो इन दोनों कार्बन की बैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से इनके बीच बन जाता है डबल बॉन्ड। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आपकी एडिशन रिएक्शन होती है उनमें आपका एल्कीन से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है, जो आपकी होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, उनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आपको मिलता है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। फोर्थ है आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट कि हम किसी मॉलिक्यूल को, उसमें जो एटम्स या ग्रुप्स लगे हुए हैं आपके, उनको हम क्या कर दें, रीअरेंज कर दें। ठीक है, अपने तरीके से उनको क्या कर दें, रीअरेंज, तो वो आपकी कहलाती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर के एटम्स या ग्रुप्स की जगह रीअरेंज हो जाती है, जैसे मैंने आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ाई थी, उसमें क्या कर रहे थे, इसमें स्पेस में जो आपके एटम्स या ग्रुप्स है उनकी पोजीशन को हमने क्या कर दिया था, थोड़ा सा चेंज कर दिया था, रिप्लेस हो गई थी वो, जिसकी वजह से आइसोमेरिज्म क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरीके से रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता है, तो हमें आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है, फंक्शन फॉर्मूला भी, लेकिन स्पेस में जो उनका अरेंजमेंट होता है वो क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो ये भी आपकी इसी तरीके से होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर के एटम्स या ग्रुप्स की जगह क्या हो जाए, रीअरेंज हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, रीअरेंज कर दे हम उनको, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस ग्रुप्स की पोजीशन को रीअरेंज कर रहे हैं, उनकी संख्या नहीं बदलती इसमें। ठीक है, संख्या जो होगी, मान लो आपके पास 4 एटम है किसी मॉलिक्यूल में, तो वो 4 ही रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो 3 रह जाएंगे या 2 रह जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, लेकिन एटम्स की जो कुल संख्या है वो वही रहती है। ठीक, इस तरीके से, जैसे ये रहा, इसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, समझिए इसको। ये था हमारे पास R डैश C डबल बॉन्ड N और OH। ठीक है, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल था। अब हमने इसमें क्या किया कि इस OH को हमने इस यहाँ पर भेज दिया। यहाँ पर क्या था कि C के साथ R डैश लगा हुआ था, N के साथ OH लगा हुआ था। अब हम क्या कर दें कि इस OH को C के साथ जोड़ दें और इस R डैश को हम N के साथ जोड़ दें। हमने क्या कर दिया, इनका रीअरेंजमेंट कर दिया। रीअरेंजमेंट होने से आपका ये मॉलिक्यूल मिला देखने के लिए R, C के साथ क्या आ गया, OH आ गया, डबल बॉन्ड, N के साथ क्या जुड़ गया, आपका R डैश। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारे पास एटम्स थे वो तो सेम ही है बिल्कुल। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि C डबल बॉन्ड N था, तो यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड N है आपके पास। C के साथ क्या था यहाँ पर, R और R डैश, लेकिन यहाँ पर C के साथ R है और OH है। ठीक, एक OH था तो यहाँ पर भी एक ही OH है, एक R डैश था तो यहाँ पर भी एक R ही डैश है, यहाँ पे एक R था तो यहाँ पर भी एक R ही है, और एक N था, एक नाइट्रोजन था तो यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन, और एक कार्बन था तो एक ही कार्बन। डबल बॉन्ड जैसा था वो डबल बॉन्ड ऐसा ही है। ठीक है, तो ये होती है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हम इनके टाइप्स देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें ये किसके बीच हो रही है, रिएक्टेंट के एटम्स या ग्रुप्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, किसके साथ, अटैकिंग रेजेंट के एटम्स या ग्रुप्स के साथ। तो अब आपके अटैकिंग रेजेंट होते हैं 3 तरीके के, पता है आपको। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल और थर्ड इज फ्री रेडिकल। तो 3 तरीके के आपके
अटैकिंग रेजेंट देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए आपकी जो रिएक्शन होंगी वो भी 3 तरीके से होंगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ हो। तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इसमें अटैकिंग रेजेंट के आधार पर रिएक्शन 3 प्रकार से होगी। कैसी? पहली होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, बदल दिया जाए, तो वो रिएक्शन कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से एक्सचेंज हो जाता है। इन रिएक्शंस को एनएसआर यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास ये CH3Cl प्लस Cn माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा इधर तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और ये प्लस Cn। अब क्या हुआ कि ये रिएक्टेंट था और ये रिएजेंट था। रिएजेंट हमारे पास कैसा है, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज वाला। मैंने बताया था जिसपे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, जिसपे पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल और जिसपे न्यूट्रल वो आपका फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके यहाँ पर आके एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला जो है वो इधर चला जाएगा। तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट अगर रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से एक्सचेंज होता है तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CH3Cn प्लस Cl माइनस, ये बन जाएगा। अब ये 2 प्रकार की होती है, इनमें 2 प्रकार की होंगी, SN1 और SN2। ठीक है, SN1 का मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 का क्या मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ही उसका रेट डिपेंड करे। ठीक है, वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, तो यही कि रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से एक्सचेंज होगा और अभिक्रिया का जो वेग है, लेकिन रिएक्शन का जो रेट होगा वो केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करे, रिएजेंट की कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करे। तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है SN1 रिएक्शन। ठीक है, तब इसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। ये मैकेनिज्म 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। अब इसका जो क्रिया विधि है, इसका जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कैसे? पहले तो बॉन्ड टूटेगा, फिर बॉन्ड टूटने के बाद क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट बनेंगे। इंटरमीडिएट बनने के बाद मैंने आपको बताया था कोई भी रिएक्शन कब होती है, सबसे पहले क्या होगा, उसके इंटरमीडिएट बनेगा बीच का, फिर उसके बाद उससे प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनता है, फिर उसके बाद हमारा बहुत जल्दी प्रोडक्ट बन जाता है। तो वो जो स्टेप होता है, अब इसमें क्या कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। ये रहा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड फिजन होगा। बॉन्ड फिजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्लो स्टेप होगा बॉन्ड फिजन का। हमेशा रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है स्लो स्टेप पर। ठीक है, चलिए अब इसका समझ लेते हैं एक बार मैकेनिज्म। तो पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में बॉन्ड फिजन, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे, बॉन्ड फिजन हुआ। अब बॉन्ड फिजन जब होगा तो यहाँ पर कैसा बॉन्ड फिजन हो रहा है, हेट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, कैसा हो रहा है, हेट्रोलिसिस। अब यहाँ पर प्लस Cn माइनस, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो रहा है। तो जब पहले बॉन्ड फिजन कराएंगे तो ये स्टेप होता है स्लो। कैसा होता है, स्लो, कम रेट का रहेगा। इसमें क्या होगा, ये थोड़ा सा धीमा स्टेप होगा, क्योंकि बॉन्ड फिजन हो रहा है। तो बॉन्ड फिजन होने पर ये आयंस बनेंगे। अब क्या होता है कि ये स्टेप होता है स्लो। अब जैसे ही बॉन्ड फिजन हुआ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पर बॉन्ड फिजन होने से कौन सा इंटरमीडिएट बनना है, सभी को नजर आ रहा होगा, कार्बोनियम आयन। ठीक है, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। अब जैसे ही इंटरमीडिएट बनेगा तो फटाफट से ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है इसके साथ रिएक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये स्टेप होता है बहुत ज्यादा फास्ट, क्योंकि जैसे ही इंटरमीडिएट बना फौरन ही वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल फौरन ही उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 स्टेप में मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। अब नोट, यहाँ पर क्या नोट है कि SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो होता है TSP। क्यों हुआ, दिख रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएट बनना है कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, टर्शरी की, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी टर्शरी की ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, यही ऑर्डर पड़ा था। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आपका यही हो जाता है इसमें। ठीक है, बिकॉज कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट विल फॉर्म, इसकी वजह से। अब SN2 रिएक्शन का क्या मतलब, जैसे SN1 रिएक्शन में क्या था कि रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रिएजेंट के न्यूक्लियोफाइल पार्ट से वो होगा एक्सचेंज, डेफिनेशन तो वही रहेगी। लेकिन जो SN2 रिएक्शन होगी इसे हम बोल देते हैं बायोमोलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर और रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर, दोनों पर वो डिपेंड करेगा। इसलिए इनको बोल देते हैं हम SN2 रिएक्शन। वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से रिप्लेस होता है। रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट और रिएजेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अब ये जो मैकेनिज्म होता है ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, मींस एक
एक ही स्टेप में सब चीजें हो जाती है। जैसे यहाँ पर 2 स्टेप में हो रहा था कि पहले बॉन्ड फिजन होगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ही बॉन्ड फिजन, यहाँ से बॉन्ड टूट रहा होता है, ऐसे ही बैक साइड से आकर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे होता है। इसका मैकेनिज्म क्या है, जैसे RCH2Cl प्लस OH माइनस, ये इसका न्यूक्लियोफाइल था, रिएजेंट था अटैकिंग रिएजेंट, और ये रिएक्टेंट है। अब क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड फिजन होता रहेगा, मतलब ये Cl निकलता रहेगा और ये OH आकर यहाँ पर जुड़ता रहेगा। तो ये थोड़ी सी एक ट्रांजिशन स्टेज बन जाती है कि पूरी तरीके से क्या नहीं होता, ये आके, ये ऐसा नहीं है कि भाई ये निकल गया फिर उसके बाद इंटरमीडिएट बना, फिर इंटरमीडिएट बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। इसमें क्या होता है कि दोनों चीजें एक साथ होती रहती है। क्या होता है, ये OH बैक साइड से आके जुड़ता रहता है और ये Cl निकलता रहता है। तो एक बीच की स्टेज बन जाती है जिसको हम बोल देते हैं ट्रांजिशन स्टेज। ये 2 से 3 सेकंड की होती है। उसके बाद क्या होगा कि OH आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा और CH2 और Cl ये आपका बाहर हो जाएगा। तो ये होता है एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट नहीं भी ले रहे, बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा ही दूंगी, आपकी मर्जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी। चलिए नेक्स्ट आती है इसमें हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे अभी हमने क्या पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी, इसी तरीके से आपकी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक इसी के नाम से समझ गए होंगे आप कि क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट और रिएजेंट के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट क्या होंगे, रिप्लेस होंगे। ठीक है, तो इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके भी आपके सेम 2 पार्ट्स होंगे, Se1 और Se2। ठीक है, सेम रहेगा वही प्रोसेस। अब देखिए, वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ऑफ कार्बन रिप्लेस होता है, वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट जो होगा कार्बन का वो रिप्लेस होगा, ये कार्बन होगा जो वो रिप्लेस हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट बोल लो या कार्बन बोल लो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ही क्या था, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाले, लविंग करने वाले, जिन पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, कमी होगी। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो उस पर क्या होती है, ये बोलते हैं हमारे इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट में। अब रिएजेंट के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट से रिएजेंट के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट से जो रिएक्टेंट होगा उसको इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और रिएजेंट के इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट दोनों आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। तो इन रिएक्शन को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन रिएक्शन में कार्बोनियम आयन, इनमें क्या बनेंगे, आपके कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट बनते हैं। मैकेनिज्म के आधार पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 प्रकार की होती है, पहली Se1 रिएक्शन और सेकंड Se2 रिएक्शन। Se1 में क्या होगा, वे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है केवल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। जैसे अभी मैंने आपको SN1 और SN2 पढ़ा है, सेम उसी तरीके से होगा ये भी। ठीक है, वे रिएक्शन आपकी कहलाएंगी Se1 रिएक्शन। अब यहाँ पर इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास है ये RMgX। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलते हैं इनको। अब क्या हुआ, इसमें RMgX है। अब जब ये बॉन्ड इधर को टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो R पॉजिटिव और MgX नेगेटिव। अब ये जो पहला स्टेप होगा, ये हम मैकेनिज्म ही तो देख रहे हैं। पहले स्टेप में मैकेनिज्म का क्या होता है, स्लो होता है, सभी को पता है, क्योंकि बॉन्ड फिजन होगा, बॉन्ड फिजन होगा तो स्लो होगा। जैसे ही बॉन्ड फिजन हुआ, इंटरमीडिएट बने, फौरन से ही वो क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तब इस रिएक्शन होती है हमारी फास्ट। ठीक, अब ये जो स्टेप है स्लो, इसमें ये बन गए। अब क्या होगा, ये बन गया आपका इंटरमीडिएट बन गया। कौन सा इंटरमीडिएट बनना है, कार्बोनियम आयन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो कार्बन आयन हो जाता है आपका। ठीक है, ये इंटरमीडिएट भी मैंने आपको पढ़ाए रखे हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बना R पॉजिटिव और प्लस। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इस पर अटैक करेगा और क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। Se2 का क्या मतलब है, अब इसमें जो रिएक्शन वही है जैसे मैंने आपको SN1 पढ़ाया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, इसलिए कौन सा स्टेप पे डिपेंड करेगा, इस पर। ठीक है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं Se1 रिएक्शन। और Se2 रिएक्शन क्या होगी, वे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, किसकी पे भी, रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तब उसको हम बोल देते हैं Se2 रिएक्शन। तो बस इसमें इतना ही था। तो ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये हम किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, रिएजेंट के आधार पर। अटैकिंग रिएजेंट हमारे 3 तरीके के तो होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और आपका हो जाता है तो आपके 3 तरीके के वो होते हैं आपके अटैकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर उसके बाद इसी तरीके से एडिशन रिएक्शन जो भी वो भी इन तीनों की वजह से एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो फटाफट से इसका जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। बाकी आपको इसके फुल नोट्स मैंने बोल दिया है, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ की फॉर्म में आप सभी को मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिनमें रिएजेंट का फ्री रेडिकल पार्ट जो होगा कार्बन पर अटैक करेगा, इन रिएक्शंस को हम बोल देते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे इसके पास इसका हमारा एग्जांपल होता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। बस आपको यही ध्यान रखना है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि रिएजेंट और रिएक्टेंट के फ्री रेडिकल पार्ट आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। बस यही ध्यान रखना है। इसकी रिएक्शन क्या होगा, मीथेन है, क्लोरीन जब हम इसमें मिलाते हैं तो क्या होगा, एक H इसका Cl के साथ बाहर, तो क्या बचता है CH3Cl। इसी तरीके से दोबारा से Cl2 मिलाओगे तो एक H यहाँ से फिर निकलेगा Cl के साथ HCl की फॉर्म में CH2Cl, फिर दोबारा से Cl2 मिलाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ से भी एक H और एक Cl बाहर तो CHCl3, फिर दोबारा मिलाओगे इसमें तो क्या हो जाता है, यहाँ पर एक H और एक H हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा से प्लस Cl2 दिखा दो तो क्या होगा, एक H और Cl बाहर हो जाएंगे यहाँ से, फिर क्या बन जाएगा CCl4 और प्लस HCl आपका बाहर। अब क्या होता है, इसका एक पूरा मैकेनिज्म होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऐसा आपको लिखने का तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव में तो आपसे बस थोड़ा बहुत अगर पूछ लिया तो बात है, बाकी आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। मैकेनिज्म यहाँ पर हमें करना नहीं है इसका, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कराया भी नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नेक्स्ट आती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकंड मैंने आपको एडिशन रिएक्शन बताई थी भाई, फिर जो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी वो रिएजेंट के आधार पर, अटैकिंग रिएजेंट के आधार पर हमने तीन तरीके से पढ़ ली भाई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट आती है आपकी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी आपकी तीन तरीके से होगी, न्यूक्लियोफाइल की अलग होगी, इलेक्ट्रोफाइल की अलग होगी और फ्री रेडिकल की अलग। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, यह रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल द्वारा शुरू होगी, न्यूक्लियोफाइल द्वारा ही शुरू होगी। न्यूक्लियोफाइल उस जगह अटैक करता है जहां पॉजिटिव चार्ज हो। न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करता है, जहां पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन थे, जो न्यूक्लियस को लव करते या कह लो आप जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अब उन पर अधिकता होगी तो वो जो जिस पर कमी होगी उसको ढूंढेगा, तो वो वहां पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा, ठीक है। तो यही होता है, इसमें क्या होगा कि जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर ये अटैक करेगा। ये रिएक्शन बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। ये जो रिएक्शन होती है ये बेस कैटलिस्ट की फॉर्म, ये जो रिएक्शन होती है ये बेस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी, उपस्थिति में। अब देखिए रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन की HCN के साथ। कैसे होता है, ये आपके पास कीटोन है, अब इसका जब ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब इसमें जब आप HCN मिलाओगे तो H पॉजिटिव की फॉर्म में टूटेगा और CN माइनस की फॉर्म में। अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये चार्ज बने, अब यहाँ पर जो अपोजिट चार्ज वाले होंगे भाई ये वाला क्या जुड़ेगा इस पर O के साथ और ये CN इसके साथ। इस तरीके से आपका ये साइनोहाइड्रिन बन जाता है। लेकिन इसका भी एक पूरा मैकेनिज्म होता है। क्या होगा, पहले क्या करेंगे, HCN और OH की रिएक्शन कराते हैं, फर्स्ट स्टेप में ये होगा। सेकंड स्टेप में ये जो कीटोन है ये इसके न्यूक्लियोफाइल जो हमारा बना है CN माइनस इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर इसमें मिला देते हैं H2O, तब जाके आपका ये वाला प्रोडक्ट बनकर आता है। तो ये मैकेनिज्म भी आपका 3-4 स्टेप में होता है, यहाँ पर ये डायरेक्ट मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसमें, जैसे अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और थर्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो फिर हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट आती है इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, यह रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल द्वारा शुरू होगी, नाम से ही पता चल जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल द्वारा रिएक्शन स्टार्ट होगी। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जैसे न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा था, जहां पर पॉजिटिव चार्ज था क्योंकि उस पर अधिकता थी। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, भाई उसे तो चाहिए तो वो कहाँ अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ठीक है। तो अब ये अटैक करता है, ये एल्कीन्स और एल्काइंस में पाई जाती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी एल्कीन्स और
एल्काइंस में। ये आपका एल्कीन्स है, इसमें हम क्या मिलाएंगे, जैसे ही H2O मिला है, H2O आयनों में टूट जाएगा, H आयन और OH आयन में। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा और ये इधर, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, अल्कोहल बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आती है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। वैसे ही मैंने बताया था एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ऐड हो जाता है, और बताया था वहां पर भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में देखने को मिलती है ये। अब क्या होता है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में यह रिएक्शन फ्री रेडिकल द्वारा स्टार्ट होगी। अब ये कैसे होती है, जैसे ये हमारे पास CH2 था और ये आपके पास फ्री रेडिकल था Br2। अब जैसे ही इसने इसके साथ रिएक्शन करी, और ये होती है रिएक्शन हाई प्रेशर पर या फिर CCl4 की प्रेजेंस में। अब जैसे इसने इसके साथ रिएक्शन करी तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, एक Br यहाँ पर जुड़ जाएगा फ्री रेडिकल और एक यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी देखने को मिलती है, एडिशन रिएक्शन। और वैसे ही मैंने आपको बताया था एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में देखने को मिलेगी, मींस जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड टूटकर क्या बन जाता है, क्या दिख रहा है आपको, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एडिशन रिएक्शन में ये होता है। ठीक, और जो होगा आपका वो अगर जुड़ जाएगा, एडिशन में ऐड हो जाता है, कहने का मतलब आपका ये है, जो भी आप मिलाओगे उसमें वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। बॉन्ड जैसे टूटा, वैलेंसी में क्या ही कमी आ गई, और जो आपका एटम होगा वो आकर वहां पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी जो हमारी यूनिट 7 है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, उसके आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। वहां पर आपको बस थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना है, कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। MCQ में बस यही पूछ लेगा कि कौन सा पार्ट, हार्डवेयर के बारे में पूछ लेगा, सॉफ्टवेयर के बारे में, और कुछ फुल फॉर्म्स होती है, कुछ लैंग्वेजेस हैं उनकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। इस तरीके से बस क्वेश्चन आते हैं उसके। ठीक है, बाकी जो इसमें समझाने वाला पार्ट था, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन, जो मैंने आपको करा दिया है, उसकी वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, तो वो आता है उसमें, बस थोड़ा सा वो निकालना होता है आपको। बाकी कंप्यूटर के बारे में बेसिक बेसिक चीजें पूछते हैं बस MCQ क्वेश्चन में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा जितना पूछा जाता है। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को बुक से चाहिए वो तो मैं थोड़ा सा शॉर्टली नोट्स बना के प्रोवाइड करूंगी, और जिनको बुक से PDF चाहिए वो भी बता देना मुझे। ठीक है, और आपकी बस्ती है यूनिट 8 मैथमेटिकल कंसेप्ट वाली, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने कहा था कि मैं कराऊंगी, उसका हमारा रह रहा है थोड़ा सा। उसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके पूछे जाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे कि लोग M×N इसका क्या फॉर्मूला होगा, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनके फॉर्मूलाज आते हैं, तो वो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, और जो बचता है आपका MCQ वाली चीज, जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैं MCQ की प्रैक्टिस कराओ, MCQ की प्रैक्टिस देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर तो आप MCQ इजीली कर ही दोगे। बाकी मैंने कंसेप्ट सभी के जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे चैनल पे कवर करवाए हुए हैं। उसके बाद भी MCQ क्वेश्चंस की कुछ की मैं प्रैक्टिस करा दूंगी, बाकी आपको PDF की फॉर्म में वहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे MCQ क्वेश्चन की पूरी PDF मिलेंगी, जितनी यूनिट्स मैंने करा दी है। ठीक है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, और इसके बाद हम अपना मैथमेटिकल कंसेप्ट की यूनिट करने के बाद हम अपने MCQ क्वेश्चंस की ही क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। ठीक है, डेली आपको वीडियो मिलेगी। अब आप एग्जाम का ज्यादा टाइम रह नहीं रहा है, तो इन दिनों में हम अपने MCQ क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और कंसेप्ट भी मैं आपको साथों साथ क्लियर कराती जाऊंगी जो मैंने आपको करा चुकी है। ठीक है, तो चलिए, जो स्टूडेंट्स न्यू है, न्यू देख रहे हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।